हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। इस क्लास में आज जो हम अध्ययन करेंगे वो अध्ययन करेंगे उसी इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में। आज जो हमारी नई तारीख होगी वो तारीख होगी 15 अक्टूबर की। ठीक है, तो इससे पहले की 14 अक्टूबर की क्लास उसको आप लोग अटेंड कर लीजिएगा एंड यार उसके बाद आकर के 15 अक्टूबर के इतिहास पे विजिट कीजिएगा। ठीक है, तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप सहजता पूर्वक उस क्लास को अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे 15 अक्टूबर की, जो कि देश और दुनिया से जुड़ी हुई कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो कि हमेशा और हमेशा के लिए 15 अक्टूबर की डेट में क्या हो गई, दर्ज होकर के रह गई। तो आज जो हम अध्ययन करेंगे वो अध्ययन करेंगे 15 अक्टूबर के इतिहास पे। ठीक है, देखते हैं इसी में शुरू से लास्ट तक पूरी एकाग्रता के साथ में बने रहेंगे मेरे साथ में। बाकी आज जो हम अध्ययन करेंगे वो बात करेंगे 15 अक्टूबर 1815 की बात करते हैं। 1815 15 अक्टूबर 1815 ये वो तारीख है कि ये बाकायदा 15 अक्टूबर के तौर पे इतिहास में आज दर्ज होकर के रह गई। क्या होता है कि इस दिन हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटित होती है, जो कि हमारा एक व्यक्ति होता है और वो आम व्यक्ति नहीं होता, वो यार हमारा बहुत ही प्रसिद्ध या सुप्रसिद्ध सेनापति के तौर पे जाना जाता है। और सुप्रसिद्ध सेनापति तो था ही, वो सेनापति के साथ साथ एक महान बादशाह के तौर पे भी जाना जाता था। और इसको यार इसने कई ऐसे युद्ध किए जिससे पूरे विश्व में इसकी तूती बोलती थी, ये बोल सकते हैं एक तरीके से कि इसका नाम चलता था। और इतना ही नहीं, यह एक महान योद्धा के तौर पे और एक महान बादशाह के तौर पे इसकी गिनती पूरे विश्व में की जाती थी। और यह फ्रांस का बादशाह था जिसको हम लोग नेपोलियन किस नाम से जानते हैं, नाम याद रखेंगे, नेपोलियन बोनापोर्ट के नाम से जानते हैं। नेपोलियन बोनापोर्ट बोनापोर्ट के नाम से जानते हैं। ये एक फ्रांस का क्या होता है, फ्रांस का बादशाह होता है। और इतना ही नहीं, ये यार कई ऐसे युद्ध करता है जिसमें पूरे विश्व में इसने हाहाकार मचा दिया था। और इतना ही नहीं, ये एक तरीके से बोले तो एक तरीके से ये बोलता था कि मुझे किसी भी युद्ध में हारना पसंद नहीं है। तो एक तरीके से ये बोले तो ये हारना पसंद नहीं करता था। और इसी कारणवश इसने पूरी दुनिया पे अपनी ताकत और बहादुरी के दम पे दुनिया के अधिकांश हिस्से पर या इस पृथ्वी के अधिकांश हिस्से पर इसने अपना कब्जा कर करके रखा था। इसी कारणवश ये नेपोलियन बाकायदा 15 अक्टूबर के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में इसका नाम दर्ज कर दिया गया। और लास्ट में आकर के ये कुछ समय के लिए जब ये हार जाता है, यार हर जगह जीतता ही है वैसे भी, लेकिन कुछ ऐसी मतलब स्थान होते हैं या जगह होती हैं जिसमें ये कुछ जगह इसको पराजय का सामना करना पड़ता है। और इतना ही नहीं, इसके तरफ कुछ ऐसे मतलब बोल सकते हैं ना कि गद्दार टाइप के व्यक्ति, उन्हीं के कारणवश ये कुछ ऐसे युद्ध होते हैं जिनको हारता है। और उसी हार के पश्चात में ये अपना जीवन व्यतीत करने के लिए कुछ एकांतवास ढूंढता है कि अब अपना जीवन अगर मुझे निर्वाहित करना है तो मुझे एकांत की आवश्यकता है।
इस कारणवश ये अपना जीवन व्यतीत करने के लिए जो भी उसका मतलब आने वाला भविष्य का जीवन बचता है उसको अपना जीवन निर्वाहन के लिए यह एक द्वीप पर जाता है जिसको सेंट हेलेना द्वीप के नाम से जानते हैं। सेंट हेलेना द्वीप के नाम से जानते हैं। यह अपना बचा हुआ संपूर्ण जीवन इसी द्वीप पे क्या करता है, निर्वहित करता है। ठीक है, तो इस घटना को बाकायदा हमें 15 अक्टूबर 1815 के तौर पे क्या करनी है, याद करके रखनी है। इसी के पश्चात में जो हम नेक्स्ट घटना की बात करते हैं वो बात करते हैं इसी 15 अक्टूबर में ही, 15 अक्टूबर 1918 की बात करते हैं। 15 अक्टूबर 1918 की बात करते हैं। हम लोगों ने नाम सुना होगा, एक ही हमारा बहुत ही प्रसिद्ध फकीर के तौर पे जानते हैं। उसने अपना सारा जीवन बाकायदा यार फकीरी में ही गुजार दिया। एक तरीके से उसको फकीर ही बोल सकते हैं। नाम सुना होगा, बहुत ही प्रचलित नाम हमारा। इसमें यार हमारा एक सीरियल भी आता है जिसको हम लोग साईं बाबा के नाम से जानते हैं। तो साईं बाबा ने क्या किया था, 1918 में अपना जो जीवन है वो क्या कर दिया था, त्याग दिया था, या ये अपना शरीर त्याग करके ब्रह्मलीन हो जाते हैं या ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। ब्रह्म में लीन को ही ब्रह्मलीन बोलते हैं। ठीक है, तो शिरडी के साईं बाबा यह एक प्रकार के फकीर थे। शिरडी के साईं बाबा के द्वारा इनका क्या किया जाता है, शरीर त्याग दिया जाता है, या एक तरीके से बोले तो ये ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं 1918 में। और इनका जो संदेश था, बोलते हैं ना कि हर एक धर्म में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आया जिसने पूरे उस धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर के अपना जीवन व्यतीत किया। यार ऐसे कई ऐसे धर्म हैं जिसमें कई ऐसे हमारे एक तरीके से बोले तो देवताओं के राजदूत के तौर पे उन्होंने इस पृथ्वी पे आकर के उसी धर्म से रिलेटेड प्रचार प्रसार किया और बाद में वो क्या हो गए, ब्रह्मलीन हो गए। तो ऐसे कई सारे हमारे राजदूत देखने के लिए मिल जाते हैं, हर धर्म में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो जस्ट उसी प्रकार से ये हमारे साईं बाबा भी थे। इनका एक मत था, क्या मत था कि सबका मालिक एक, नाम सुना होगा, जिसने भी देखा होगा, या इनका हमेशा केवल और केवल एक ही फंडा था कि सबका मालिक एक है। वो चाहे किसी भी कास्ट का व्यक्ति हो, वो कुछ भी हो, उसका मालिक एक ही है। और इतना ही नहीं, इन्होंने जब अपने प्राण त्यागे थे तो उस दिन विजयदशमी का दिन था, अर्थात दशहरे के दिन इनकी शरीर की क्या होती है, यानी ब्रह्मलीन हो जाते हैं ये, और ये मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसके पश्चात में एक इनका मत और था कि ये बोलते थे अपने उपदेश के माध्यम से कि कोई भी व्यक्ति है उसको यार पूरे सरलता के साथ में, सहजता के साथ में श्रद्धा रखनी चाहिए, ईश्वर पे श्रद्धा रखनी चाहिए और पेशेंस रखना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यार, श्रद्धा और सबूरी का इन्होंने उपदेश दिया। और इसी के साथ ही एक उपदेश और दिया जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, सबका मालिक एक। ठीक है, तो इस कारणवश ये 15 अक्टूबर 1918 की तारीख बाकायदा बाबा जी के नाम पे इतिहास में आज दर्ज है। ठीक है, बात करते हैं इसी 15 अक्टूबर के इतिहास में। 15 अक्टूबर 1931 की बात करते हैं, 1931। इस दिन क्या होता है यार, इस दिन हमारे बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक या बहुत ही प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ के तौर पे भी जानते हैं, ये है हमारे एक तरीके से बोले एपीजे अब्दुल कलाम। क्या होता है, नाम से रूबरू होंगे, बहुत ही महान हस्ती थी हमारी इंडिया की। 15 अक्टूबर
1931 में हमारे अब्दुल कलाम यानी डॉक्टर अब्दुल कलाम का क्या होता है, जन्म होता है। अब्दुल कलाम का जन्म होता है, कहां पे होता है, तो ये होता है तमिलनाडु में, तमिलनाडु के रामेश्वरम में होता है। रामेश्वरम में इनका जन्म होता है। और इतना ही नहीं, इनका पूरा नाम क्या था, तो इनका जो पूरा नाम था अबुल पाकीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस कारणवश भी ये जो हमारी डेट है 15 अक्टूबर की, ये 1931 के तौर पे इतिहास में आज क्या है, दर्ज है। इन्हीं के संदर्भ में अगर और बोलना चाहे तो कुछ इनकी विशेषताएं और रही इनके जीवन से रिलेटेड, जो कि पूरे इंडिया का चाहे जो व्यक्ति हो, वो स्टूडेंट हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, इनके जीवन से कुछ ना कुछ हमें सीखने के लिए मिलता ही है। ठीक है, फिलहाल में स्टूडेंट को ये ज्यादा इंस्पायर करते हैं। ठीक है, और इतना ही नहीं, ये इन्होंने राजनीति की दुनिया में भी कदम रखा, लेकिन राजनीति में कदम रखने से पहले ये कलाम जी इससे पहले विज्ञान के क्षेत्र में अपने उन्नत प्रदर्शन के लिए जाने गए। यानी एक तरीके से बोले तो इन्होंने अग्नि वगैरह जो मिसाइल है इसकी ये खोज करता है। तो इस कारणवश भी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी इनकी उत्तम या उन्नत योगदान के तौर पे कलाम जी को क्या किया जाता है, आज भी याद किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने अभूतपूर्व योगदान दिया और हमेशा ये स्टूडेंट को या जो भी विद्यार्थी हैं उनको ये हमेशा ही बोलते थे कि शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी व्यक्ति का या किसी भी देश का अगर विकास चाहिए तो यार सबसे महत्वपूर्ण हमारी शिक्षा होती है। ठीक है, तो ये इस तरह के विचार रखने वाले व्यक्ति थे। और इतना ही नहीं, इनको 1981 में आकर के भारत सरकार के द्वारा 1981 में भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1990 में आकर के इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और 1997 में आकर के इनको भारत रत्न से भी क्या किया गया, सम्मानित किया गया। और भारत रत्न से सम्मानित होने वाले ये तीसरे ऐसे व्यक्ति थे जिनको राष्ट्रपति की उपाधि या राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न से क्या किया गया, नवाजा गया। इनसे पहले दो लोग ऐसे थे जिन्होंने भारत रत्न मतलब राष्ट्रपति पद पर बैठने से पहले भारत रत्न से नवाज दिया गया था। पहले थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड दूसरे थे हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनके पश्चात में ये कलाम जी तीसरे ऐसे व्यक्ति थे जिनको राष्ट्रपति पद पर बैठने से पहले ही भारत रत्न से सम्मानित कर दिया गया। एंड इसी के पश्चात में 1998 में क्या होता है, 1998 में एक हमारा पोखरण परीक्षण होता है जिसमें यार कलाम जी का अभूतपूर्व योगदान उस पोखरण परीक्षण में भी देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने ऐसे कई कार्य किए रक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में तो ये सर्वोत्तम पद पे विराजमान ही थे। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमें कलाम जी से रिलेटेड याद रखनी है। इसी कारणवश 15 अक्टूबर 1931 की तारीख बाकायदा इतिहास में कलाम जी के नाम पे दर्ज होकर के रह गई। बात करते हैं इसी 15 अक्टूबर में ही, 15 अक्टूबर 1932 की बात करते हैं। 1932 में यार इंपॉर्टेंट है भी ये घटना और नहीं भी। क्या होता है कि 1932 में एक तरीके से बोले तो टाटा एयरलाइंस के नाम से जानते हैं, टाटा एयरलाइंस की स्थापना होती है। किसकी स्थापना, टाटा एयरलाइंस की, टाटा एयरलाइंस इसकी क्या होती है, स्थापना होती है।
और किसके द्वारा होती है? तो आर्ची टाटा, नाम सुना होगा, आर्ची टाटा के द्वारा ये टाटा एयरलाइंस की स्थापना 1932 में होती है। ये एक प्रकार से एयर इंडिया से रिलेटेड हमारी एक लिमिटेड कंपनी होती है एक तरीके से बोले तो, ठीक है। एंड 1933 में इसका पहला वित्त वर्ष शुरू होता है, अर्थात 33 से इसका जो भी सारा सिस्टम है इस एयरलाइंस का, वो सारा सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। और इतना ही नहीं, इसके जो पहले पायलट थे टाटा एयरलाइंस के, पहले पायलट कौन थे? तो टाटा एयरलाइंस के जो हमारे पहले पायलट थे उनको हम लोग ब्रितानी यानी होमी भरूचा के नाम से जानते हैं। होमी भरूचा के नाम से जानते हैं। ये टाटा एयरलाइंस के पहले पायलट थे। और ये थे कौन, यानी किस डिपार्टमेंट के थे? तो ये इनका जो डिपार्टमेंट था वो था ब्रितानी, नाम याद रखना, ब्रितानी रॉयल्स या ब्रितानी शाही रॉयल्स, शाही रॉयल्स एयरफोर्स, एयर फोर्स, ये याद रखना है, ये हमें याद रखना है। ब्रितानी रॉयल शाही एयरफोर्स या ब्रितानी शाही रॉयल्स एयरफोर्स के क्या थे? ये मतलब इसी डिपार्टमेंट के माध्यम से ये पहले एयरलाइंस के हमारे होमी भरूचा जी इसके पायलट थे, ठीक है। तो ये चीजें हमें याद रखनी है। और जैसे ही इसमें पायलट वगैरह की सुविधा सारी चीजें हो जाती हैं तो इसको यार फाइनली यहाँ की या इस एयरलाइंस की जो भी सारी सुविधाएं हैं या जो भी हमारी एयर इंडिया है उसको यार बहाल कर दिया जाता है। और इतना ही नहीं, बहाल करने के पश्चात में टाटा एयरलाइंस की जो हमारा नाम है इसको चेंज कर दिया जाता है। यानी जब ये उड़ान के तौर पे इसको बहाली कर दी जाती है तो यह एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पे जानी जाने लगती है। ये टाटा एयरलाइंस जो है ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पे सामने उभर करके आती है। और जैसे ही पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पे सामने उभर करके आती है तो इसका नाम ही पूरा चेंज हो जाता है। और इसका जो नाम चेंज होता है बाद में इसको हम लोग एयर इंडिया लिमिटेड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो पहले क्या नाम था स्थापना के टाइम पे, ये याद रखना। और जैसे ही पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनती है ये, तो तब इसका नाम क्या हो जाता है, इसको हमें क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। एंड उसी के पश्चात में ये 15 अक्टूबर से ही हमारी जो भी एयरलाइंस की सुविधा होती है वो सारी मतलब उड़ाने भरने लगती हैं। तो इस कारणवश 1932 की तारीख बाकायदा इतिहास में आज आईटी टाटा के तौर पे दर्ज है। बात करते हैं इसी 15 अक्टूबर में ही कुछ अन्य घटनाओं की जो कि हमेशा और हमेशा के लिए इतिहास इसका साक्षी बन करके रह गया। बाकायदा 15 अक्टूबर के इतिहास में देखते हैं इसी में 15 अक्टूबर 1949 की बात करते हैं। 15 अक्टूबर 1949 ये वो तारीख है कि इस दिन या इस दिन जो घटना होती है हमारी, ये भी बाकायदा इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज कर दी गई। क्या होता है कि इस दिन त्रिपुरा राज्य का, ये याद रखना है, त्रिपुरा राज्य का यानी त्रिपुरा जो विरासत थी, पहले विरासत बोल सकते हैं, त्रिपुरा विरासत का भारत संघ में विलय कर दिया जाता है। विलय कर दिया जाता है। कब किया जाता है? 1949 में। यार इससे पहले ये जो हमारा त्रिपुरा होता है ये एक विरासत थी पहले, यानी पहले ये भारत में आज जो ये हमारा त्रिपुरा राज्य है ये आज भारत का एक अभिन्न अंग है, अर्थात एक राज्य के तौर पे आज हम लोग इसको जानते हैं। लेकिन 1949
49 के पहले यह एक विरासत टाइप हुआ करती थी। विरासत से तात्पर्य यह है कि राजे रजवाड़ों का क्षेत्र हुआ करता था। यहाँ के जो भी हमारे मतलब राजा थे, अंतिम राजा, 1949 में ही यहाँ से राजा रजवाड़ों का काम खत्म होता है 1949 से। तो यहाँ के जो अंतिम राजा थे उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? वीर, एक तरीके से बोले वीर विक्रम सिंह, वीर विक्रम सिंह या महाराजा वीर विक्रम सिंह मणिक के नाम से जानते हैं। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो उसी 1949 के आसपास ही इनकी जो वाइफ होती है, अर्थात इनकी जो पत्नी होती है, यानी जिनको हम महारानी कंचन प्रभा के नाम से जानते हैं, तो ये कंचन प्रभा जी इस विरासत को क्या करती हैं? हैंडल करती हैं अपने पति के मृत्यु के पश्चात में। और इतना ही नहीं, 1949 में जब इसको भारत संघ में विलय किया जा रहा था तो कंचन प्रभा जी ने इस विलय के संदर्भ में अभूतपूर्व योगदान दिया था इस त्रिपुरा राज्य को विलय करने में। ठीक है, और इतना ही नहीं, 1963 में आकर के इसको केंद्र शासित राज्य भी घोषित किया जाता है 1963 में। एंड 1972 में क्या किया जाता है? इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। फाइनली 1972 में आकर के हमको यह पता चलता है कि त्रिपुरा जो पहले विरासत हुआ करता था, अब वो हमारे भारत का एक अभिन्न अंग है, अर्थात एक राज्य के तौर पे जाना जाएगा। ठीक है, तो इस कारणवश ये 15 अक्टूबर 1949 की तारीख आज बाकायदा इतिहास में दर्ज करके रख दिया इतिहासकारों ने। बात करते हैं इसी 1949 के क्रम में 15 अक्टूबर 1961 की बात करते हैं। 15 अक्टूबर 1961 की बात करते हैं। 15 अक्टूबर 1961 में क्या होता है कि हम लोगों ने पढ़ा होगा यार, हिंदी साहित्य का अध्ययन किया होगा, उसमें हम लोगों को एक मतलब कवि या लेखक देखने के लिए मिलता है जिसको हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के नाम से जानते हैं। तो क्या होता है 1961 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का क्या होता है? निधन होता है। निराला जी का निधन होता है। और इतना ही नहीं, ये एक कवि के तौर पे हिंदी साहित्य में एक कवि के तौर पे, एक कहानीकार के तौर पे और इसी तरह एक लेखक के तौर पे ये हिंदी साहित्य में काफी प्रचलित थे। और इतना ही नहीं, ये हिंदी साहित्य के किस युग के कवि थे? हिंदी में ये क्वेश्चन जरूर बनता है कि कोई भी अगर राइटर है या हमारा कोई भी पोएट है तो उसके युग से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है किस युग के कवि थे? तो ये छायावादी युग के कवि हमारे देखे जाते हैं या माने जाते हैं। और इतना ही नहीं, इनको छायावादी युग के चौथे स्तंभ के तौर पे भी देखा जाता है। ठीक है, तो इस कारणवश ये 15 अक्टूबर 1961 की तारीख बाकायदा निराला जी के नाम पे इतिहास में आज क्या हुई? हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, बाकी इतना ही नहीं, और बात करते हैं 1961 के बाद में बात करते हैं 1997 की। 15 अक्टूबर यहां पे देखते हैं 15 अक्टूबर 1997 की बात करते हैं। 1997 15 अक्टूबर 1997 में एक हमारी घटना ये घटित होती है कि नाम सुना होगा हमारा, एक तरीके से बोले सुजाना या सुजाना, सॉरी हाँ सुजाना अरुंधति रॉय का नाम सुना होगा। ये थी कौन? नाम याद रखना, सुजाना अरुंधति रॉय का नाम सुना होगा। ये कौन थी? तो यह एक लेखिका थी, प्रसिद्ध लेखिका के तौर पे और
समाज कार्यकर्ता या सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे इनको हम जानते हैं, या समाज सेवी के तौर पे हम अरुंधति को जानते हैं। इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास हमारी थी, जो कि यार काफी ज्यादा, जब ये मतलब पब्लिश हुई मार्केट में, इनकी जो भी हमारा उपन्यास था, जब ये मार्केट में पब्लिश होता है तो यार काफी लोग इनकी उपन्यास को, काफी ज्यादा इनके उपन्यास को लोग पसंद करते हैं। और इतना ही नहीं, इनके इस पहले उपन्यास के लिए इनको ब्रिटेन की सरकार द्वारा, या ब्रिटेन की सरकार के द्वारा हमारा एक पुरस्कार दिया जाता है, जो कि ब्रिटेन में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार के तौर पे जाना जाता है। और उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम लोग बुकर पुरस्कार के नाम से जानते हैं। बुकर पुरस्कार, नाम याद रखना, बुकर पुरस्कार के नाम से जानते हैं। यह ब्रिटेन का सर्वोच्च पुरस्कार होता है हमारा, ठीक है। और किसके लिए दिया गया? तो एक हमारी इनकी प्रसिद्ध रचना थी या उपन्यास था, प्रसिद्ध रचना, प्रसिद्ध उपन्यास था। क्या था उपन्यास? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, स्मॉल थिंग के नाम से जानते हैं। यह इनकी प्रसिद्ध उपन्यास थी, इसी के लिए इनको ब्रिटेन सरकार द्वारा बुकर पुरस्कार से नवाजा गया 1997 को, ठीक है। तो यह 15 अक्टूबर की तारीख बाकायदा 1997 में ये अरुंधति रॉय जी के नाम पे दर्ज है, हमेशा और हमेशा के लिए, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ 15 अक्टूबर से रिलेटेड महत्वपूर्ण घटनाएं, जो कि 15 अक्टूबर में हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई, ठीक है। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं इसी इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में किसी नए दिन के इतिहास पे। तब तक के लिए जय हिंद।